Hello guys, this is Shailendra Pandey and today we are starting our third lecture of JEE Physics class. तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले की। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें हम लोग एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे थे प्लस उसको ऑप्शंस में सेटिस्फाई करवा रहे थे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और कर ले गए? एनीवन? नहीं किया? करना चाहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं हो पाया, अच्छा चलिए मैं बताता हूं। जो भी क्वेश्चन आपसे कहा जाए इस तरीके से प्रैक्टिस करने का, उस क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे जब कोई टीचर क्वेश्चन को छांट कर लाता है कि ये क्वेश्चन आप करिएगा, तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात होती है, इसीलिए वो क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। फिलहाल जो नए बच्चे हैं उन लोग को मैं बता दूं, डायमेंशनल फार्मूला निकालना शायद आप लोग को आता होगा। अगर ना आता हो तो बताइए, डायमेंशनल फार्मूला कोई ऐसा है जिसको डायमेंशनल फार्मूला ना आता हो निकालना? जैसे मास का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग बहुत सिंपली m लिखते हैं, लेंथ के लिए l लिखते हैं, टाइम के लिए t लिखते हैं, करंट के लिए एम्पियर लिखते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन का K या थीटा लिखते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। यही 5 मेजॉरिटी ऑफ केसेस में डायमेंशन का हम लोग को यूज होता है। अब देखिए मैं आप लोग को निकालना सिखा रहा हूं, जिनको नहीं पता है और जिनको पता है अच्छी बात है। जैसे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन की बात किया था जिसमें मुझको एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फार्मूले की जरूरत पड़ गई थी। जेई में आया हुआ क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक एक करके पहले हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, म्यू नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू दैट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमको ये सोचना होता है कि ये एप्सिलॉन नॉट, कोई ऐसा फार्मूला बताइए जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता हो। तो आपके दिमाग में आया था कि सर कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है उसका फार्मूला है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस फार्मूले से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू आप चेक करके देखिए कितनी होगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर टाइम्स F। इज इट क्लियर? यहां से अगर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का, आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना है बेटा तो क्या होगा? आप सबको पता है कि करंट जो होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल टू Q बाई T। तो Q की वैल्यू जो है वो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। करंट जो है एम्पियर और टाइम T, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो आप लोग अगर मेथड को ध्यान से देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश सबसे पहले कर रहे हैं। तो अगर चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा जाए तो आप सब लोग शायद यही कहेंगे कि सर A इंटू टी होता है, एम्पियर इंटू टाइम। क्लियर एकदम? दूसरा वाला जो चार्ज है उसके लिए भी वैल्यू हम क्या रखेंगे, A इंटू टी डिवाइडेड बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है और किसी कांस्टेंट नंबर के डायमेंशनल फार्मूले का कोई खास मतलब नहीं बनता है। क्या बचा? आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस है, डिस्टेंस है, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। और एफ क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? एम एल टी माइनस 2। ये बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सी चीज है, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया भी था। तो यहां से ओवरऑल आप लोग को डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा। ये m ऊपर जाएगा, m की पावर -1। ये देखिए नीचे l क्यूब है, ये l क्यूब भी ऊपर जाएगा, सो l की पावर -3 हो जाएगा। a स्क्वायर t स्क्वायर और ये t की पावर -2 भी ऊपर जाएगा, तो t की पावर 4 हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से सब लोग चेक कर लीजिए, क्या एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए सब लोग, जल्दी से सब लोग नोट डाउन करिए।
लिख लिया। अगला डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को चाहिए म्यू नॉट का, जल्दी से लिख लीजिए फिर बताते हैं। जी हाँ, म्यू नॉट के लिए कौन सा फॉर्मूला ले लें? अच्छा, आपने बताया, निकाल लिया आपने, वेरी गुड। अभी चेक करते हैं कितना आपने बताया म्यू नॉट का। m1 t-4 t-2, कुछ थोड़ी सी गलती शायद लग रही है, देखते हैं कहां पे आपने गलत किया है। फिलहाल ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब अगली चीज हमको चाहिए, अगला डायमेंशनल फॉर्मूला हमको चाहिए म्यू नॉट का। म्यू नॉट किस फॉर्मूले में आता है? तो प्रीवियस क्लास में किसी ने कहा था सर बायट-सवर्ट लॉ, ठीक। बायट-सवर्ट लॉ क्या होता है? अगर उसके स्टेटमेंट को लिखा जाए तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बायट-सवर्ट लॉ का। कुछ लोगों ने शायद बायट-सवर्ट लॉ अभी नहीं पढ़ा होगा, जो बच्चे 11th में होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को उसका हिंट दे रहा हूं कि बायट-सवर्ट लॉ क्या है, कब यूज करते हैं, ठीक। बायट-सवर्ट लॉ का काम होता है किसी भी करंट कैरिंग वायर के, जैसे ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक। आप लोगों ने क्लास 10th में ये चीज पढ़ रखी है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहां पर निकालने को कहा जाए किसी पॉइंट P पर, तो उसके लिए बायट-सवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। क्लियर एकदम? बायट-सवर्ट लॉ में क्या होता है, हम लोग एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ कितना है? dl है। इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन माना जाता है जो करंट का डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है इस तरीके से I dl वेक्टर। फिलहाल मैं लॉ के डिटेल में नहीं जा रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि डिटेल की यहां जरूरत नहीं है। आप समझ लीजिए बायट-सवर्ट लॉ का काम क्या है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने के लिए बायट-सवर्ट लॉ का यूज किया जाता है। अभी क्लियर है बात एकदम? अब अगर आपसे कोई कहे कि यार इस म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है, तो आप भी कहेंगे सर म्यू नॉट जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ऐसा, 4 पाई r स्क्वायर dB डिवाइडेड बाई I dl इंटू साइन थीटा। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो 4 पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर के डायमेंशनल फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं होता है। क्या बचा? r स्क्वायर dB। dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आई सर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो उसके लिए हमने आपको प्रीवियस क्लास में इस चीज का हिंट भी दिया था कि अब कोई ऐसा फार्मूला याद करो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आती हो। तो हम लोग के मन में फार्मूला आया था कि फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। ये फार्मूला क्लास 10th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कि कितने लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है? देखिए ध्यान से, F इज इक्वल टू ILB। प्रॉपर लिखूं तो ILB साइन थीटा होना चाहिए, लेकिन मैंने क्योंकि कहा कि हम लोग इसके डिटेल डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हमको सिर्फ डायमेंशन से मतलब है, तो फोर्स का फार्मूला होता है I इंटू L इंटू B। तो यहां से बेटा B का क्या होगा? B जो है, क्या इसको हम लोग F अपॉन I इंटू L लिख सकते हैं? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप सबको पता है बहुत अच्छे से, ML T-2। करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम्पियर A, और लेंथ का L। तो डायमेंशनल फार्मूला चेक कर लीजिए, B का डायमेंशनल फार्मूला हमको मिल गया है भाई। क्लियर? B का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया हमारे पास? दैट इज M, L से L कैंसिल, A-1 T-2। इसको हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। तो जो कुछ भी बचा है उसका मैं डायमेंशनल फार्मूला देखिए यहां पे लिख रहा हूं। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट,
दैट इज सिंपली आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का बताइए भाई क्या होगा, एल स्क्वायर। डीबी मैग्नेटिक फील्ड इसका क्या है, एम माइनस वन, सॉरी एम ए माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया, डिवाइडेड बाई आई डी एल। करेक्ट है, आई मतलब एम्पियर ए, डीएल मतलब एल। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये जो साइन थीटा लिखा है, मैंने आप लोगों को बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब किन्हीं दो साइड्स का रेशियो होता है। जैसे साइन थीटा जो है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसलिए ये सब डायमेंशनलेस होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सब के सब कैसे हैं, डायमेंशनलेस हैं। क्योंकि ये किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो है, तो उसके डायमेंशन के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चेक करिए, म्यू नॉट का आ गया। अब इन्हीं चीजों को बस ऊपर ले जाकर के लिख देते हैं, एम, एक एल और एक एल कैंसिल होगा तो एल बचा केवल, ये ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -2 हो जाएगा और टी की पावर -2 हो जाएगा। अभी बात एकदम क्लियर है। अब चेक कर लीजिए, जो आपने निकाला था वैल्यू, क्या वो यही था, आपका सही था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन पर, इतना ये भी लिख लीजिए जल्दी से। फिर मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं और उस क्वेश्चन के 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा आज मैं। एक तो ये मेथड था और एक मेथड और भी है, उसको भी मैं बताता हूं। जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। क्लियर? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए देखिएगा, ये हटा दूं ऊपर वाला, ठीक। अपने पास एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन लिखा हुआ है, म्यू नॉट का भी डायमेंशन लिखा हुआ है, इतना मैंने छोड़ दिया है। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि 2019 में मेन एग्जाम में आया था, 12 अप्रैल डेट, 12 अप्रैल 2019 को, अभी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है आर, इसके बारे में सबको पता है। आपसे कहा जा रहा है कि 4 ऑप्शंस में से किसका डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से किसका डायमेंशनल फार्मूला रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फार्मूले से मैच करता है। क्लियर? मैं 4 ऑप्शंस आप लोग को दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन था इसमें अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा ऑप्शन था म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा ऑप्शन था हमारे पास एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। और चौथा ऑप्शन था हमारे पास अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को सबको? रेजिस्टेंस का डायमेंशन इनमें से किसके डायमेंशन से मैच करता है, ठीक। तो पहली बात तो बोलो, हमको रेजिस्टेंस का डायमेंशन भी पता होना चाहिए, जो कि शायद मैंने प्रीवियस क्लास में निकलवाया भी था आप लोगों को, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं इसलिए मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं उसको। रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास क्लास 10th में पढ़ा हुआ बेसिक फार्मूला है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। सो वी कैन राइट हियर रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पर V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप सबने कहा था सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक सिंपल फार्मूला है W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये वैल्यू मैंने रख दी W बाई Q,
और ये वाला करंट। बताइए, इतनी बात एकदम सही है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है बेटा? देखो MLT-2 ये तो फोर्स का होता है, वर्क का मतलब होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब एक L का मल्टीप्लाई और होगा तो ये क्या बन जाएगा? L² डिवाइडेड बाई QI। Q जो है वो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था AT, और I जो है करंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? A। तो हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, कितना आ गया? ML2T-3A-2। चेक कर लीजिए, क्या रेजिस्टेंस का फार्मूला यही था? हाँ, अब आप बताइए कौन सा सही होना चाहिए? कितने लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि सर फर्स्ट सही है? मेथड अच्छा बाकी सब लोगों को पता है, क्या करना था हम लोग को? रेजिस्टेंस का है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट का है बेटा, म्यू नॉट का भी डायमेंशन है हमारे पास। अब आपको बस ये चेक करना है कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या आएगा, उसका अंडर रूट का क्या आएगा, उसका उल्टा करें तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट का क्या आएगा, और उसको मैच कराना है। दैट्स इट। ठीक, तो एक काम करते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि सर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि इनका आंसर बिल्कुल सही भी है। ठीक, तो इसी को हम लोग करके देखते हैं। अगर हम लोग यहां पर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालते हैं, म्यू नॉट का डायमेंशन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन अगर डिवाइड करोगे बेटा तो क्या आएगा बताओ? दिस डिवाइडेड बाई दिस क्या आएगा? m अपॉन m की पावर -1, तो नीचे वाला ऊपर आएगा, पावर में क्या हो जाएगा? l अपॉन पावर में l की पावर -3 ऊपर आएगा, तो t की पावर -2 डिवाइडेड बाई t की पावर 4, तो क्या हो जाएगा? a की पावर -2 डिवाइडेड बाई a², a की पावर, चेक कर लीजिए क्या ये डायमेंशन आ गया? सही है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर इसमें अंडर रूट लगाया जाए, अगर इसमें अंडर रूट लगाया जाए तो क्या वो इसके डायमेंशन से मैच करता है? बताइए भाई, 4 ऑप्शन थे ना हमारे पास, तो बेटे हमको इन चारों का मैच करना था। मान लो अगर आप इसके लिए सोचते म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का, तो चेक करो क्या ये डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसको उल्टा कर लो, इसको उल्टा करो, m की पावर -2, l की पावर -4, t की पावर 6, a की पावर 4, क्या वो इसके बराबर है? नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और उल्टा करने के बाद अगर अंडर रूट लोगे तो भी मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? इसका मतलब सीधे सीधे दिख रहा है कि सर अगर इसी का अंडर रूट ले लिया जाए, इसी का अंडर रूट ले लिया जाए तो m l² t की पावर -3 a की पावर -2, चेक करो यही लिखा हुआ है। इट मींस करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई एकदम? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हटा दूं इसको मैं? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से लिखिए, नहीं लिखा है जल्दी से लिखिए। आपको समझ में आ रहा है? हटा दूं? एक क्वेश्चन आपके लिए और भी मैं लाया था। प्रेशर P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर -αz अपॉन k थीटा, वेयर z is distance
के जो है वो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है। कितने लोगों ने इस कांस्टेंट का नाम सुना है? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये नाम कितने लोगों ने सुना है? कहां पर सुना है जी? किस चैप्टर में सुना है, किस सब्जेक्ट में सुना है इसका नाम? केमिस्ट्री में। चैप्टर का नाम बता सकते हैं? नहीं। पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन पता है? दिस इज अप्लाइड फॉर n मोल्स ऑफ अ गैस। पीवी इज इक्वल टू nRT, ये सबको पता होगा आई होप। n मोल्स के लिए होता है। एक मोल के लिए लिखा जाए तो पीवी बराबर RT होता है, ठीक। और एक मॉलिक्यूल के लिए लिखा जाए, एक एटम के लिए लिखा जाए तो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू KT। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू KT। वो K कहलाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्लियर? फिलहाल मैं ये मान रहा हूं कि अगर 11th का सिलेबस आप पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं आता है, तो आपकी हेल्प के लिए आपको इसका यूनिट गिवन है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। ये आपको इसका यूनिट गिवन है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके अलावा और किसी चीज में कोई डाउट किसी को? ये जो K है, ये K क्या है? टेम्परेचर। सॉरी, ये जो थीटा है आपका, ये थीटा आपका टेम्परेचर हो गया। आप लोगों को अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? P प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस अल्फा z अपॉन K थीटा। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कोई बता सकता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आया। ये E क्या होता है? E को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट बेटा एक कांस्टेंट नंबर होता है 2.7। 2.7 की पावर जो भी लिखा होगा, ये ऊपर जो भी लिखा होगा, हमेशा पावर में आप लोग जरा ध्यान से सोचो। अगर लिखा है 2.7 तो यार इसकी पावर में 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 10 होगा, -2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है। बोलो भाई, ठीक। कभी इसकी पावर में हम कोई वेरिएबल नहीं चढ़ाते हैं, नंबर की पावर में हम वेरिएबल नहीं चढ़ाते हैं। इसका मतलब यहां E की पावर में, एक्सपोनेंट की पावर में जो भी लिखा होगा दैट मस्ट बी अ नंबर। बोलो भाई, इसकी पावर में जो भी चढ़ा होगा, ये अल्फा z अपॉन K थीटा, ये एक क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। और नंबर का डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशनलेस। इट मींस यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको मिल गया कि सर ये जो अल्फा z अपॉन K थीटा लिखा है, दिस शुड बी डायमेंशनलेस। और अगर ये डायमेंशनलेस है तो देखिएगा, अल्फा z अपॉन K थीटा, इस पूरे का डायमेंशन अगर देखा जाए तो वो डायमेंशन जो है वो m0 l0 t0। ये लिखने का मतलब क्या होता है? डायमेंशनलेस। क्लियर? तो अगर ये डायमेंशनलेस है भाई, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? अल्फा का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ K थीटा डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ Z। सही है। K का डायमेंशन बताइए, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन बताइए। यूनिट दिया है आपको, बोलो। m l स्क्वायर, वेरी गुड, K -1। बोलो यार, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर केल्विन। तो केल्विन ऊपर जाएगा ना, तो K की पावर में क्या? -1। अब ये क्या लिखा हुआ है? थीटा। थीटा क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी यूनिट K, ठीक, डिवाइडेड बाई
जेड, जेड क्या था? डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन क्या हो गया? सही है। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो यू विल हैव डायमेंशन ऑफ अल्फा, और वो डायमेंशन कितना आ जाएगा? एम एल टी माइनस 2, के जो है वो कैंसल आउट। इज इट क्लियर? तो बोलो अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब अगर अल्फा का डायमेंशन पता है और हमसे कहा गया बीटा का भी बताओ, तो कैसे निकालोगे? प्रेशर से। आप कहेंगे सर अगर इन दोनों को इक्वल किया गया है, ये तो डायमेंशनलेस है। बोलो यार ये क्या है? ये तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन अल्फा अपॉन बीटा का भी होगा। सो वी कैन वेरी सिंपली राइट इट, डायमेंशन ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा। और ये अपने को अच्छे से पता है। यहां से अगर आपको बीटा का डायमेंशन चाहिए तो आप कहेंगे सर अल्फा का लिखिए, अल्फा का ये है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, है ना। सो mlt माइनस 2 होता है फोर्स का, अपॉन एरिया मतलब एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल की पावर। पक्की बात है। देखो बेटा इसमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं रटा हुआ है। फिजिक्स में अगर हम बहुत ज्यादा रटने की कोशिश करेंगे तो शायद गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, समझने की कोशिश करिए तो कुछ नहीं रटना पड़ेगा। ये सब मुझे भी नहीं रटा हुआ है। आप कभी भी आओ मेरे पास, अचानक से कह दो सर म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा, नहीं पता, रटा नहीं है। लेकिन हाँ 2 मिनट 1 मिनट दोगे तो निकाल दूंगा। बात समझ में आई? तो ये सब रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ ये सब समझने वाला है। बीटा का डायमेंशन आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। एम से एम भी कैंसिल हो गया, ये एल ऊपर जाएगा बेटा, एल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। तो सिंपली बीटा का डायमेंशन हमारे पास आ गया एल स्क्वायर, अल्फा का डायमेंशन आ गया एम एल टी माइनस 2। किसी को कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बताएं। ये भी आपका जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको ईयर बता दे रहा हूं, ये भी आपका 2019 11 जनवरी का क्वेश्चन है। 11 जनवरी 2019 का जो पेपर था उसका क्वेश्चन है ये। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन निकाले जाते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको लोग बहुत हल्के से पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है और अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो भी गलत हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ा जाए, हटा दूं। केमिस्ट्री में आप लोग एक इक्वेशन पढ़ते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशन। वंडर वॉल्स इक्वेशन, ये इक्वेशन कभी सुनी है किसी ने? देखी है? पीवी बराबर एन आर टी, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस। सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर इस तरीके से लिखा जाए तो दिस इज इक्वेशन फॉर रियल गैस। ये पीवी बराबर एनआरटी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। वो वाली इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी चलती है सिर्फ आइडियल गैस के लिए, और ये वाली किसके लिए चलती है? फॉर रियल गैस। लेकिन हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से यहां पर मतलब नहीं है, हमको मतलब था ए और बी के डायमेंशन निकालने से। क्वेश्चन हमसे सिंपल कहा गया, फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो यार कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको सिखाया। अगर P में A अपॉन वी स्क्वायर ऐड किया गया है बेटा, इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक ही जैसी रही होंगी। मीटर में मैंने एग्जांपल यही दिया था, मीटर में मीटर ही ऐड किया जा सकता है, मीटर में रुपए नहीं ऐड किए जा सकते। 2 मीटर में आप 4 मीटर ऐड करोगे 6 मीटर आएगा, लेकिन 2 मीटर में 4 रुपए नहीं ऐड किए जा सकते।
ना ही सपरेट किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर P प्लस समथिंग लिखा है, इसका मतलब ये दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो आप भी कहोगे सर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ V स्क्वायर। सो वेरी सिंपल, वी कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A। कैसे मिलेगा? प्रेशर का क्या होता है भाई? ml T माइनस 2 फोर्स का डिवाइडेड बाई एरिया, तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम का होता है L क्यूब, स्क्वायर करोगे L की पावर 6। तो चेक कर लीजिए, आपके सामने है A का डायमेंशनल फार्मूला है m L की पावर 5 T की पावर -2। इज इट क्लियर? B का डायमेंशन L क्यूब। भाई अगर वॉल्यूम -B लिखा है, इसका मतलब B का डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम के डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होना चाहिए। तो B का डायमेंशनल फार्मूला बहुत सिंपल आ गया हमारे पास, दैट इज L क्यूब। कोई डाउट किसी को? जरा भी डाउट हो पूछ लीजिए। सही है, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूले की। ये जो डायमेंशनल फार्मूला हमने पढ़ा, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन मैंने आपको क्या बताया? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। कोई इक्वेशन सही है या नहीं सही है, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला। अब आया सर दूसरा एप्लीकेशन क्या है? चलिए ये हटा दूं। दूसरा एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो लिखिए सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बहुत सिंपल, जैसे आपसे कहा गया था कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको n इंटू यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपके लिए, n1u1 इज इक्वल टू, क्या ये फॉर्मूला एकदम क्लियर है? n1u1 इज इक्वल टू n2u2। दिस इज एग्जैक्टली लाइक 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सी चीज है। आप कहेंगे सर क्या ये भी जेई में आता है? हाँ भाई, ये भी आया हुआ है जेई में। अभी देखिएगा क्वेश्चन क्या है। बहुत जरा सी चीज पे, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पर भी जेई क्वेश्चन पूछता है, बशर्ते वो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो। अभी देखिएगा जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे लोगों को उसमें भी कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम आने लगेगी, कॉन्सेप्ट ही हिल जाता है। उसी चीज को समझना है कि आखिर आईआईटी जेई मेन का एग्जाम या एडवांस का एग्जाम आपसे पूछना क्या चाहता है। फंडामेंटल फिजिक्स में आपने बार बार सुना होगा कॉन्सेप्ट्स। किताब का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, एच.सी. वर्मा सर की है। वो भी इस योजना में जुड़े हुए हैं, तो शायद आप लोग का भाग्य बहुत अच्छा है, उनसे भी पढ़ने का मौका आप लोग को शायद कभी मिल सकता है, मिलेगा ही इनफैक्ट आगे, क्योंकि कल भी अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने आपको मोटिवेट किया। तो एच.सी. वर्मा सर भी कभी मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे, वो भी इस योजना में ऐड है, अपने आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक, चलिए इसकी बात करते हैं आगे। अगर हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, यूनिट का डायमेंशनल फार्मूला बेटे क्या होता है? m1 l1 t1। इसकी पावर में कुछ चढ़ा दिया जाए, a b c, कुछ ना कुछ पावर होगी, ठीक, इक्वल टू n2। दूसरा जो यूनिट होगा उसमें भी ऐसी पावर्स होंगी यार, m2 l2 t2। लेकिन जरा सोचो, अगर दोनों इक्वल हैं तो डायमेंशनल ये जो पावर्स हैं, क्या ये पावर सेम होंगी? भाई हम लोग क्या कहते हैं, अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट यूनिट अलग अलग है। यहां पर यूनिट मीटर थी तो इधर यूनिट सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने यहां पे 2 लगाया है और इसमें सब में 1 लगाया है, जस्ट टू रिप्रेजेंट कि दोनों तरफ का यूनिट अलग अलग है। बट भाई पावर जो होगा वो तो सेम ही होगा, वो कभी भी अलग नहीं हो सकता। भाई मीटर लिखो, सेंटीमीटर लिखो, दोनों का डायमेंशनल फार्मूला एल एल। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहां से क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो यही है ना
कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर। इसका मतलब जनरली क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, N2 की वैल्यू क्या है। ठीक, देखिए N2 की वैल्यू आ गई N1 टाइम्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, M1 अपॉन M2 का पावर A, L1 अपॉन L2 का पावर B और T1 अपॉन T2 का पावर C। दिस इज द फॉर्मूला। कोई डाउट किसी को? सही है, कर पाएंगे? ठीक, अब देखिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर इसका एप्लीकेशन बताता हूं जो जो जेईई में पूछा गया आपसे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हटा दूं, लिख लिया होगा सबने, देखिएगा ध्यान से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर पूछा गया आपसे कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसका यूनिट सेंटीमीटर पर आर स्क्वायर कर दे तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट N2। करेक्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखोगे कैसे? 9.8, यहां पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर मीटर और नीचे सेकंड स्क्वायर। N2 बोलो हमको निकालना है, यहां पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर और नीचे लिखा है आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करें, अगर N2 चाहिए तो सबका यूनिट एक जैसा कर दो, सबका यूनिट एक जैसा कर दो। अगर यहां पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर और यहां पे लिखा है आर स्क्वायर, तो कुछ ऐसा करो कि या तो ये सेंटीमीटर में बदल जाए या तो ये मीटर में बदल जाए, जो आपको उचित लगे वो आप कर डालिए इसमें। 9.8, तो मुझे लगता है इस मीटर को सेंटीमीटर में लिखना बहुत सिंपल है, 100 सेंटीमीटर, सही है। सेकंड स्क्वायर N2 सेंटीमीटर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर को किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? सेकंड में, या इस सेकंड को कन्वर्ट कर दो आर में, कर पाएंगे। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो आप कहेंगे सर 3600 सेकंड होते हैं, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो आर का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है? अब अल्टीमेटली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 9.8। दैट्स इट। ये सारी चीज इधर आ जाएगी। यहां से बोलो इसको सिंप्लीफाई करके N2 की एक वैल्यू हम लोग निकाल करके लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया सबको? ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। क्लास मुझे लगता है 9th-10th के बच्चे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं IIT JEE में इसका यूज क्या है। हाँ भाई जी, हाँ बेटे, सिर्फ सेकंड स्क्वायर कटा ना, 3600 का स्क्वायर तो है। नहीं समझ में आई बात? अगर मैं इसको लिखता हूं 3600 सेकंड का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है इस 3600 का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। तो सेकंड के स्क्वायर से सेकंड का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया,
लेकिन 3600 का स्क्वायर तो बचा है, उसको तो लिखोगे। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं फिर से जेई के क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली बच्चों का प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। तो देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। हटा दें इसको, ठीक। इतने पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये भी 2019 मेन 10 जनवरी का क्वेश्चन है, ठीक। ये मैं 2019 का ही पूरा पेपर उठा लाया हूं, तो इसमें दिखाई पड़ रहा है तरह तरह के क्वेश्चंस इसमें। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, आपको ये पता चलता है कि जेई आखिर क्या पूछता है, किस तरह का पैटर्न है, ठीक। क्वेश्चन देखिए क्या है। डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज, डेंसिटी किसी मटेरियल की है 128 केजी पर मीटर क्यूब इन सर्टेन यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ mass is 50 gram. Numerical value of the density will be. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं। किसी मटेरियल की जो डेंसिटी है वो 128 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक। आपसे कहा गया इन सर्टेन यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज 25 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास इज 50 ग्राम। अगर लेंथ का यूनिट ये हो जाए, मास का यूनिट ये हो जाए, तब बताओ डेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। व्हाट विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, ठीक। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 40, 16, 640 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 410। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सभी लोग अटेम्प्ट करें, करिए जल्दी से अटेम्प्ट करिए और फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? क्लास क्वेश्चन फिर से बता दें। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर डेंसिटी की वैल्यू ये है, ठीक, इस डेंसिटी को कन्वर्ट करो किसी ऐसे यूनिट में जिसमें लेंथ का यूनिट है 25 सेंटीमीटर, जिसमें मास का यूनिट है 50 ग्राम, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, अगर ये क्वेश्चन क्लास 9-10 का होता, तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता? बहुत ध्यान से देखो, आपसे कहा जाता इस केजी को बदलो ग्राम में और मीटर को बदलो सेंटीमीटर में। बोले यार, अगर 9-10 में आप होते तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये डेंसिटी है, बताओ यूनिट अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो वैल्यू क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन किस में आया? आईआईटी में। कुछ तो होगा। बोलो यार, ऐसा क्वेश्चन तो देंगे नहीं, ये तो 9-10 का बच्चा कर देगा। इसमें कुछ ना कुछ नया ले आए। नया क्या ले आए? आपसे कह रहे हैं यूनिट ऑफ मास ग्राम नहीं है, कितना है? 50 ग्राम। यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। अब बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा? करो जल्दी से, ट्राई करो। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। जब हो जाए तो फिर से आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, तो मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा।
कोई है जो सोच रहा है कि इसको मैं कर ले जाऊंगा सर? एनीवन? किसी को लग रहा है कि मैं कर लूंगा, या डाउट में है अभी आप लोग? अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, करिए। कोई कर पाया? ये देखिए, आपकी हिंट के लिए मैंने लिख दिया है। मुझे क्या करना है, इस डेंसिटी को कन्वर्ट करना है दूसरे यूनिट में, लेकिन ग्राम नहीं है, 50 ग्राम है, सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। अब सॉल्व कर डालो। समझ में आ रहा है बेटा? आपको जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है, उस यूनिट में मास जो है वो ग्राम में नहीं है, उसको 50 ग्राम के टर्म्स में लिखना है। समझ रहे हैं? तो आपको केजी की जगह क्या लिखना है? 50 ग्राम। मीटर की जगह क्या लिखना है? 25 सेंटीमीटर। अब N2 की वैल्यू लाओ। सो वी कैन राइट हियर 128। केजी को ग्राम में बदल दीजिए तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक? डिवाइड बाई, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100 का क्या हो जाएगा? क्यूब। दैट शुड बी इक्वल टू N2 टाइम्स 50 अपॉन 25 का क्यूब। यहां से सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको N2 की वैल्यू मिल जाएगी। 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 128 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। देख लीजिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हाँ, करेक्ट है, ठीक? सिंप्लीफाई करिए, इसको कैंसिल करिए। 2 25 से 100 को करेंगे 4 4 2 0 गए। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, इस 2 को कट करिए, इससे कितना आएगा? 64। और कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा? 16 4 जा 64। 4 मल्टीप्लाइड बाई क्या बचा? 10। आंसर इज 40। 4 इंटू 10 40। कोई डाउट? पक्की बात है? इसका मतलब आप जितना पढ़ रहे हैं उतने से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात, जेई प्रिपरेशन में अभी तक आप लोगों ने जितने लोगों से फीडबैक लिया होगा, ज्यादातर लोगों ने यही फीडबैक दिया, यार बहुत कठिन पेपर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत कठिन नहीं आता है। ऐसा नहीं आता है कि आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात यह है, पूरे प्रिपरेशन में उस दिन एसपी सर आए थे, उन्होंने भी आपको यही बात कहा था कि आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन होगा जरूर। यह कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं तो होगा। होगा कैसे नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं पढ़ूंगा और नहीं आएगा? यह कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर जेईई या नीट के पेपर में से अगर आप इस चीज में कामयाब हो गए कि आप इजी क्वेश्चंस को छांट पाते हैं केवल,
कभी भी पेपर का एनालिसिस पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जेई का पेपर 100 नंबर का होता, फॉर एग्जाम्पल 100 का नहीं होता है, अगर 100 का होता तो उसमें से 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस इजी आते हैं। कभी भी एनालिसिस उठा के पढ़िएगा, 40-50% पेपर कैसा आता है? इजी आता है। फिर लिखा होता है कि 30% मीडियम, 20% टफ। बात समझ रहे हैं? पेपर में टफ कितना होता है? 20%। अच्छा, कट ऑफ कितना होता है? कभी सोचा है? अगर पूरे में से सिर्फ इजी वाले आपने कर लिए तो भी बोलो कम से कम सिलेक्शन तो हो जाएगा। मन मांगी ब्रांच मिले ना मिले, मन मांगा कॉलेज मिले ना मिले, बट सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो सबसे पहला तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस यही होना चाहिए कि आप पेपर में से इजी क्वेश्चन को छांटने की क्षमता रखते हैं। सबसे पहली बात, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो तैयारी करता है, आप लोग को पता होगा, बहुत रेयर बच्चों का सिलेक्शन होता है। रीजन, उन्होंने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, खतरनाक सा दिखाई पड़ा, नहीं हो पाया, मोरल डाउन। मोरल जब डाउन हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, पता नहीं इसमें क्या है यार, कैसे होगा, और मोरल डाउन। उसके बाद तीसरा चौथा अगर आता भी होगा तो मोरल डाउन होने की वजह से गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं एग्जाम फियर, स्ट्रेस बोलते हैं इसको। वो स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे होता है? बाई प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको यह पता होगा आता क्या है पेपर में। और जब पता चल जाएगा यार ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें सिर्फ ऊपर वाला ये माला अगर थोड़ा सा यूज किया गया तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बोलो यार इसमें क्या था ऐसा? इतने के आपको कितने नंबर मिलते? 4। तो पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करिए, मन से ये निकाल दीजिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो पढ़ के देख लेते हैं, फ्री में तो पढ़ाई हो ही रही है, कौन सा पैसा लग रहा है। दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप पढ़ने आए हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो 100% होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और पेपर एक सही स्ट्रेटजी से आप करेंगे तो आपको इसका हेल्प मिलेगा। जैसे जैसे आप मुझसे पढ़ते जाएंगे, मैं समय समय पर आपको वो एकदम लेटेस्ट चीजें मैं बताता जाऊंगा जो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। देखो, पहले से आज में पैटर्न बहुत चेंज है, सर ने भी कहा था। अपने जो डीएम सर हैं वो भी आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं, लेकिन उनके समय जो पेपर होता था वो कैसा था? रिटन। आज जो होता है वो कैसा है? ऑब्जेक्टिव। बहुत डिफरेंस है। तो उन्होंने भी ये बात कहा कि जो टीचर्स आपको अभी पढ़ा रहे हैं या जो नए स्टूडेंट्स अभी सेलेक्ट हुए हैं जेईई में, वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि सिलेबस क्या आता है। उन्हीं में से शायद आपको मेरा भी एक्सपीरियंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मुझे भी पास आउट हुए बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। ठीक, पिछले 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब मैं बीटेक सेकेंड ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूं। तो मेरा वो टाइम भी काउंट होता है टीचिंग एक्सपीरियंस में। तो आपके लिए एक बेनिफिशियल ये है कि मैं आपको वो सारी लेटेस्ट चीजें पढ़ा रहा हूं, सारे वो लेटेस्ट क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसी पैटर्न पे मैं आपसे बात कर रहा हूं जो आएगा। ठीक, मार्च अप्रैल के जो पेपर में अगर आप लोग पेपर दे रहे हो इसी बार मार्च में अप्रैल में, ठीक, तो आप अपने दिमाग को एकदम सेट कर लीजिए, सिलेक्शन होगा, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। तो वो स्ट्रेटजी आपको बनानी है। आपको धीरे धीरे ये पता करना है कि पेपर में इजी क्या आता है, और वही इजी वाले अगर आपने कर दिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर रैंक, नॉट फॉर सिलेक्शन। टफ क्वेश्चन रैंक के लिए होते हैं, और गलती यही होती है कि बच्चे टफ वाले में जूझते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग से चलना है बिल्कुल। चलिए खैर, तीसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। टू डिराइव रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, अगर आपको बस ये कह दिया जाए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है
सिर्फ इतना कह दिया जाए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कहीं ना कहीं मास पर डिपेंड करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है और रेडियस पर डिपेंड करता है। सिर्फ इतना अगर आपको बता दिया जाए, और फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला नहीं पता है, ठीक, वैसे किसी को, यहां जितने लोग बैठे हैं किसी को पता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोई जानता है? एनीवन? नहीं पता? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये पता है किसी को? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स नेसेसरी है सेंटर की तरफ, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है mv स्क्वायर अपॉन r, मास इंटू स्पीड का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, ये रेडियस, ये फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। लेकिन अच्छी बात है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को नहीं पता है, नहीं आता। तो आज हम लोग डायमेंशन का यूज करेंगे टू फाइंड आउट दैट रिलेशन। उस रिलेशन को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? डायमेंशन का। क्लियर? हमको बस इतना बता के छोड़ दिया गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पे डिपेंड करता होगा, स्पीड पे डिपेंड करता होगा और रेडियस पे डिपेंड करता होगा, लेकिन हमको फॉर्मूला अभी पता नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज दिस मेथड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला। ठीक, इस मेथड में क्या करना होता है बेटा, देखिए आप सीधे सीधे लिखोगे दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब पावर में क्या है भाई? प्रोपोर्शनलिटी में यहां पे कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती है, ए बी सी। बोलो यार, जैसे ओरिजिनल फॉर्मूला तुमने निकाला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो एम की पावर कितनी दी? v की पावर कितनी दी? 2, और r की पावर -1। ध्यान से सोचो, मैं अगर आपको आंसर से इस चीज को रियलाइज कराऊं तो सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है m की पावर 1, v की पावर 2, लेकिन r की पावर, r को ऊपर ले जाओ, पावर में कितना? -1। तो कहने का मतलब सबकी पावर अलग अलग होगी। तो मैंने a b c d जितने भी होंगे सबके बारे में लिख देंगे। करेक्ट? अब आइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप मुझे बताइए। फोर्स का क्या होता है? mlt-2। प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटेगा तो बोलो एक कांस्टेंट आ जाएगा k। करेक्ट है? m जो है मास है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? m। v जो है वो स्पीड है, स्पीड का क्या होता है बेटा? lt-1 मीटर पर सेकेंड। और r जो है वो रेडियस है, रेडियस एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर अच्छी बात है, LHS RHS में m, l और t के टर्म्स हैं, तो क्यों ना m वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लिए जाएं, तो पता चला m का एक ही टर्म है। l वाले सारे टर्म्स एक साथ कर लिए जाएं तो लेंथ में जरा चेक करो बेटा, पावर कितना हो जाएगा? b प्लस सी। और टाइम जो है t, इसमें पावर कितना होगा? -b। इज इट क्लियर? किसी को कोई भी डाउट हो, जरा भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए, पावर कितना होगा? क्लियर है भाई? ठीक। अब आप कहोगे सर अगर ये दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करने पे मिला a की वैल्यू, a की पावर कितनी है? कितनी है भाई? इधर है पावर m की पावर a और इधर है m की पावर 1, इसका मतलब a बराबर 1। आपसे कोई कहे b प्लस सी, l की पावर b प्लस सी और l की पावर 1, इसका मतलब b प्लस सी की वैल्यू भी कितनी है बेटा? 1। आपसे कोई कहे t की पावर -b है और यहां पर t की पावर -2 है, तो क्या इसका मतलब a बराबर 1 मिल गया, b बराबर 2 मिल गया? बोलो यार, b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? और b की ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको? 1 माइनस b, इट मीन्स 1 माइनस 2, इट मीन्स -1। तो हम कहेंगे सर
ये जो फोर्स था सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऐसी लिखी थी ना, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। वैल्यू रखो जरा। a कितना है 1, चेक कर लीजिए। a कितना है 1, b कितना है 2 और c कितना है -1। तो जरा चेक करिए, r की पावर -1 का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग गया फार्मूला क्या है। इस मेथड में सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इसकी जगह पे बोलो कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते यूजिंग दिस मेथड। प्रॉब्लम क्या है इस मेथड में? इस कांस्टेंट की आप बस ऐसा लिख करके छोड़ सकते हैं। क्लियर? ऐसा लिख करके आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस कांस्टेंट k की वैल्यू हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही अभी आगे आप लोग 10-5 क्लास पढ़ोगे तो आपको आगे सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाएगा, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं डिराइव कराऊंगा कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। और अगर वैल्यू ये होती है तो k की वैल्यू बेटे कितनी हो गई? सो वी विल राइट हियर प्रैक्टिकली k = 1। प्रैक्टिकल से k की वैल्यू मिलती है, इस मेथड से k की वैल्यू, ये इसका ड्रॉबैक है। क्लियर एकदम? लेकिन हां ये मेथड बहुत काम का है। कई बार जेई में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें यूनिट के बेसिस पर भी ये गेम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, हमको नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन यूनिट को देख करके भी एक आध ऑप्शन हम इलिमिनेट कर सकते हैं, तो कम से कम क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। जैसे देखो, एक अप्रोच मैं आप लोग को आज सिखाता हूं, इस अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। आप लोग के लिए जनरली जो 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं इस समय जो पैटर्न है, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑब्जेक्टिव वाले हैं। 10 में से 5 करने होते हैं, वो न्यूमेरिकल टाइप हो गए, ठीक, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जरा उनका पैटर्न समझिए। एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई एक सही है और 3 गलत है। तो ये बताइए इन चारों में से सही को ढूंढना कठिन है या गलत को ढूंढना कठिन है? बताइए। फॉर एग्जाम्पल 4 लोग बैठे हैं, 4 में से किसी एक ने चोरी की है, 3 लोग ईमानदार हैं, 3 लोगों ने नहीं की है। तो इन चारों में से चोर को पकड़ना कठिन होता है या ईमानदार लोगों को? ईमानदार की संख्या ज्यादा है। मैंने देखा यार ये स्टूडेंट ये तो बहुत बहुत शरीफ लगता है, ये तो चोरी नहीं कर सकता, एलिमिनेट करो। उसको देखा, हो सकता है इसने किया हो, कुछ कलाकार टाइप का तो है। उसको देखा, अरे ये तो बहुत सीधा है, ये तो चोरी कर ही नहीं सकता, हटा उसको। तो फिर जो 4 ऑप्शंस थे, अब कितने बचे? कितने बचे? तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बात समझ रहे हो? इसको बोलते इलिमिनेशन मेथड। 4 ऑप्शंस में से एक सही ढूंढने की कोशिश तुरंत मत करो। 4 में से जो 3 गलत हैं उनको ढूंढने की कोशिश करो, जो बचेगा वो अपने आप सही होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये ट्रिक आपकी जेई मेन में कुछ क्वेश्चंस में लग सकती है, सब में नहीं लगेगी, कुछ में लग सकती है। लेकिन जेई मेन के अलावा जो कुछ हल्के पेपर होते हैं उनमें तो लगेगी, उनमें चलेगी, दौड़ेगी एकदम ट्रिक। तो हो सकता है जेई में भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें आपकी कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए क्वेश्चन सही होने की। तो दिमाग भी लगाना है, क्योंकि जेई कभी ये नहीं चाहता कि आप ऐसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं चाहता। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दिमाग चलाओ, दिमाग जितना तेज चलेगा आप उतना जल्दी आंसर की तरफ पहुंचेंगे। बात समझ में आ रही है? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोर्ड प्रिपरेशन एंड जेई प्रिपरेशन। अदरवाइज केवल बोर्ड पढ़ के ही जेई में हो जाता। आपको ये मेथड सीखने पड़ेंगे। ये हटा दूं? समझ में आ गई सबको? अब देखिए, इसी में एक अगला क्वेश्चन
बच्चों को अक्सर कराया जाता है, आपके स्कूल में भी कराया गया होगा, तो मैं एक बार बेसिक क्वेश्चन है मैं वो भी बता दे रहा हूं। जैसे कोई एक सिंपल पेंडुलम है, एक ऐसा सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम को अगर यहां से ऐसे ड्रॉप किया जाए तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ऐसे ऐसे, ठीक। इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है कहा जाता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। दैट इज डिपेंडेंट ऑन लेट अस सपोज मास ऑफ द बॉब ऑल्सो। हमसे क्या कहा गया, ये जो बॉब यहां पे लगा हुआ है इसके मास पर डिपेंडेंट है, इसके लेंथ पर डिपेंडेंट है और जी पर भी डिपेंडेंट है। ये तीन चीजें दे दी गई, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका पूरा फॉर्मूला निकाल के लाना है कि फॉर्मूला क्या होगा। तो आप लोगों में से किसी को पता है क्या इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? एनीवन जानता है कोई? टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं पता, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो ये मेथड आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक। आप कहेंगे कि सर ये जो टाइम पीरियड है पावर चढ़ा दीजिए ए बी सी, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला टी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, बोलो कांस्टेंट आएगा के। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? एल। जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल टी माइनस 2 की पावर बी मास ऑफ बॉब एम की पावर सी। एनी डाउट? किसी को जरा भी डाउट हो तो बताओ भाई, सही है एकदम। अब अगर बेटा कंपेयर किया जाए, आप कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में टी इज इक्वल टू के टाइम्स, यहां पर देखो मास एम पावर में सी है, लेंथ में देखो, लेंथ में पावर क्या है? ए प्लस बी। टाइम में पावर क्या है? -2b। कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक, कंपेयर करो, बताओ जल्दी से। सी की वैल्यू बताओ 0, ए प्लस बी की वैल्यू बताओ 0, -2b की वैल्यू बताओ 1। क्लियर है? तो बेटा b कितना हो गया? b कितना हो गया? -1/2। a कितना हो गया? a इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस, तो a बराबर 1/2। तो बहुत ध्यान से देखिए, आप कहेंगे सर टाइम पीरियड t जो है प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो k आ जाएगा ना। t इज इक्वल टू k टाइम्स l की पावर a, तो l की पावर 1/2, g की पावर b, तो g की पावर -1/2, m की पावर c, और c कितना है? 0, तो m की पावर 0। तो बहुत ध्यान से देखिए, k टाइम्स m की पावर 0 होने का मतलब क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। किसी की भी पावर 0 मतलब 1, और 1 का मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप कहेंगे सर मास पर डिपेंड नहीं करता। L की पावर 1/2 का मतलब बेटा क्या हो गया? √L, और G की पावर -1/2 का मतलब G नीचे चला जाएगा। तो आपने कहा सर जो टाइम पीरियड आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, T बराबर K टाइम्स √L/G। और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि प्रैक्टिकली इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 2π। K की वैल्यू 2π होती है, तो टाइम पीरियड T बराबर 2π √L/G। आ रही बात समझ में? आप लोगों को ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो इसको याद करने का एक हंसी मजाक में लोग एक ट्रिक बना लेते हैं कि अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें
भाई मैंने क्या बोला, k की वैल्यू कितनी है प्रैक्टिकली 2 पाई। मैंने कहा k की वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो अगर पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2t 4 पाई के नीचे लोटा और गिलास। रटने के लिए लोग बना लेते हैं 2t 4 पाई के नीचे, अंडर रूट के नीचे लोटा और ग्लास। तरह तरह के फंडे हैं, लोग अपने अपने स्टाइल में कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, उसको दिमाग में सेट कर लेते हैं। तो जैसे भी ये देखो, ये मेमोराइज करने के ट्रिक्स हैं और ये बहुत काम में आते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में खूब यूज किया होगा, है ना। वो पूरा का पूरा सीरीज जब लर्न करना पड़ता है तो वहां पर इस तरीके के ट्रिक्स बहुत काम में आते हैं। तो इन सब की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जब मौका मिले तो क्या करिए। लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से लिखिए। अब आते हैं टफ क्वेश्चंस पर, मतलब जो जेई में आए। हटा दूं, सबने नोट डाउन कर लिया है। अच्छा, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं ये आप लोग को समझ में तो आ रहा है। इंग्लिश हिंदी वाली समस्या तो नहीं हो रही है ज्यादा। इंग्लिश मीडियम के हैं ज्यादातर लोग। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो आप लोग तुरंत पूछिएगा, इसमें संकोच मत करिएगा। जैसे अभी मैथ्स वाले सर ने भी कहा था, डाउट यहीं पर छोड़कर जाना है, डाउट लेके नहीं जाना है। कुछ भी क्लास से बाहर निकलो तो चेहरे पर एक चमक होनी चाहिए कि आज हम लोग कुछ सीख कर आए हैं, और वो तभी आएगा जब सीखा होगा, जबरदस्ती नहीं आएगा, है ना। जब वो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार आज हमने डायमेंशन सीखा है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो हम निकाल लेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक अच्छी चीज आपने और नोटिस शायद की हो, मैंने बोल दिया था कि टाइम पीरियड मास ऑफ बॉब पर भी डिपेंडेंट है। मुझे नहीं पता था, मैंने बोल दिया कि मास पर भी डिपेंडेंट है, लेंथ पर भी डिपेंडेंट है, जी पे भी डिपेंडेंट है, जॉब फार्मूला निकाल लो। तुमने जब निकाला तो पता चला यार मास पर डिपेंड नहीं है, तो फायदा क्या है। अगर कोई कभी कंफ्यूज भी करेगा तो भी आप समझ सकते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग कि यार इस चीज पर तो ये डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक। तो कोई एक्स्ट्रा क्वांटिटी अगर दे दी जाएगी तो भी तुम उसको हटा सकते हो। चलो भाई, 2000 अगेन 19 का फिर से एक क्वेश्चन उठा लो। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया इफ, अब देखो क्वेश्चन फिर कुछ बदल दिया गया। कहा जा रहा है इफ स्पीड v, स्पीड जो है वो v है, एक्सेलरेशन a है, फोर्स f है। इफ स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स। लिए देखो नई बात आ गई भैया। कहा गया कि इन तीनों को अगर फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए, वैसे तो फंडामेंटल कितने होते हैं 7। आप लोग नहीं थे, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, मैंने इन लोगों को बताया था 7 होते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7 होते हैं। लेकिन यहां जबरदस्ती कहा जा रहा है कि स्पीड, एक्सेलरेशन और फोर्स को मान लो फंडामेंटल, देन डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। क्वेश्चन है कि अगर ये तीनों फंडामेंटल हैं तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? 4 ऑप्शंस हैं, v की पावर -4, a की पावर -2 f, v की पावर -2 a स्क्वायर f स्क्वायर, v की पावर -2 a स्क्वायर f की पावर -2, और d वाला है v की पावर -4 a स्क्वायर f। ये भी आपका 2019 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए कैसे होगा, अटेम्प्ट करिए जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
अभी तक आप क्या करते थे, आप किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल डायमेंशंस में लाते थे। फंडामेंटल कौन थी बेटा? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, बाकी दो और थी, ठीक, उनमें लाते थे। लेकिन अभी क्या कहा गया कि इसको जो है कन्वर्ट किसमें करो, इनको फंडामेंटल मान के कन्वर्ट करो, ठीक। और बताओ कि डायमेंशन ये है, इन चारों में से कौन सा है? बताइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं? कोई है जो बता सकता है कैसे होगा सॉल्व? एनीवन? क्या बेटे? जी, इन्होंने कहा सर यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस जो होता है बेटे वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन बोलो डायमेंशनलेस होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन वही होगा जो स्ट्रेस का होगा, और स्ट्रेस का वही होगा जो फोर्स अपॉन एरिया का होता है, और फोर्स अपॉन एरिया इज लाइक प्रेशर। बोलो भाई फिर क्या करें? जी करेक्ट, जी जी जी, पावर चढ़ाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग सिंपली यंग्स मॉडुलस का निकालें, इन तीनों का निकालें, और इन चारों ऑप्शंस में रख करके अगर हम सेटिस्फाई कराने लग गए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन सॉल्व करने में इतना समय लग जाएगा कि मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। पता चला सॉल्व करते टाइम आपने देखा टाइम, अरे 10 ही मिनट रह गया, पता चला 20 मिनट से इसी में लगे हैं। भाई एक क्वेश्चन 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो इससे अच्छा तो ना ही करते, ये क्वेश्चन तो अच्छा रहता, कोई और कर लेते। बात समझ में आ रही? भाई मिलना तो 1 घंटा है ना, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं? 25, पता चला 20 मिनट यही खा गया, तो ये मेथड हमारे लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इन्होंने जो कहा हम लोग उस मेथड पर चलते हैं। हम लोग क्या कहेंगे कि सर अगर ये फंडामेंटल है तो यंग्स मॉडुलस कहीं ना कहीं इन तीनों पर डिपेंड करेगा। बताओ भाई, यंग्स मॉडुलस जो है तीनों पे डिपेंड करेगा, और सिंपल रिलेशन निकाल डालो। बस क्वेश्चन को देखो घुमा के पूछा गया, क्वेश्चन को डायरेक्ट ये नहीं कहा गया कि यंग्स मॉडुलस इस पे और इस पे डिपेंड करता है इसलिए रिलेशन बताओ, ऐसा नहीं कहा गया। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? अगर आपसे सीधे सीधे कहा जाता कि यंग्स मॉडुलस इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, फाइंड आउट द रिलेशन, तो बोलो आप खट से निकाल लेते। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन क्या किया गया, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया। कहा गया कि अगर ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। बात समझ में आ रही? तो इनका मेथड बिल्कुल सही है। आप क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालेंगे जो कि होता है फोर्स के बराबर, सो ml-1 t-2 फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस। करेक्ट है? ठीक, इक्वल टू k टाइम्स, ये क्या है बेटा, स्पीड। स्पीड का कितना होता है, LT-1 की पावर a, एक्सेलरेशन LT-2 की पावर b, और फोर्स ml-T-2 की पावर c। बात समझ में आ रही है ना सबको? हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, ml-1 t-2 इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर, बेटा टोटल कितना हो जाएगा, m की पावर, इसमें m है नहीं, m की पावर में केवल c, l की पावर में a प्लस b, a प्लस b प्लस c, और t की पावर में माइनस a माइनस 2b माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल कंपेयर बोथ साइड। तो c की वैल्यू आ गई 1, a प्लस b प्लस c की वैल्यू आ गई -1, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c की वैल्यू आ गई -2,
अब बताइए क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं? कितनी इक्वेशंस है बेटा हमारे पास? 3 इक्वेशंस हैं और अननोन कितने हैं? 3, ए बी एंड सी। हालांकि सी मिल ही गया है तो 2 ही अननोन बचा। सी की वैल्यू यहां रखिएगा तो एक इक्वेशन मिल गई, a प्लस बी बराबर -2। यहां पर अगर आप रखते हैं माइनस, पहले तो पूरे में से आप हटा दीजिए, तो a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 2। c की वैल्यू अगर मैं रखूंगा 1 तो ये हो जाएगा 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। बोलो भाई, इज इट क्लियर? किसी को इस पूरे मेथड में कहीं भी कोई डाउट हो तो बताएं। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर आपका इन 4 में से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, और जो लोग ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो लोग भी इस क्लास का फीडबैक कमेंट के रूप में जरूर बताएं। आप लोगों का कोई डाउट हो तो उसको भी आप एज अ कमेंट लिख सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। गुड बाय गाइस, थैंक यू, टेक केयर।